आपके एग्जाम में ये पॉइंट, ये टॉपिक जो मैं अभी बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे रीजन ये है कि फाइनेंस एक्ट 2024 में इसमें एक चेंज आया है। अच्छा चेंज है, बढ़िया चेंज है, वेलकम चेंज है, और इस वजह से ये सेक्शन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो एक बार मैं ब्रीफ कर दूं जो अभी तक मैंने बताया। फर्म एलएलपी पार्टनर को जो अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट विल बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2A। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, जो सैलरी बोनस कमीशन पे करेगा, that will be taxable in the hand of partner to the extent it has been allowed to firm as expenditure। मतलब फर्म जितना सैलरी बोनस कमीशन और ब्याज पार्टनर को दे रहा है, उसमें से फर्म को जितना अलाउड किया जाएगा उसी अमाउंट तक पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। कितना अलाउड होगा फर्म को, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। दो बातें हैं, पहली बात है कंडीशन, दूसरी बात है रिस्ट्रिक्शन। पहले हमें यह जानना है कि इंटरेस्ट किस कंडीशन पर अलाउड होगा। कौन सा इंटरेस्ट? पार्टनरशिप फर्म एलएलपी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दे रहा है, वो इंटरेस्ट किस कंडीशन पर अलाउड होगा फर्म को, एलएलपी को, एज एक्सपेंस? आंसर है पहली शर्त, ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड होना चाहिए, यानी रिटर्न होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। और दूसरी शर्त यह है कि ये इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा हो वो डीड के डेट के पोस्ट डेट में हो, प्री डेट में ना हो। ऐसा ना हो कि डीड ने 4 महीने पहले से इंटरेस्ट को ऑथराइज कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, तो वो पीछे के 4 महीने भी ऑथराइज्ड तो दिख रहे हैं लेकिन वो अलाउड नहीं होंगे। डीड के डेट के बाद के पीरियड का ब्याज अलाउड होगा। डीड में कई बार लिख दिया जाता है कि बैक डेट से हम ऑथराइज करते हैं इंटरेस्ट को, लेकिन इनकम टैक्स उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। डीड के डेट के बाद का ब्याज होना चाहिए और डीड में लिखित होना चाहिए ये ब्याज। ये है कंडीशन। अभी मैंने ये नहीं कहा कि जितना लिखा होगा उतना अलाउड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन अलग चीज है। तो कंडीशन है दो, ब्याज की दो शर्तें हैं। पहली शर्त, डीड में ब्याज की बिटा हम देख रहे हैं, दो शर्तें हैं। पहली शर्त, डीड में ऑथराइज्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त, जो ब्याज है वो डीड के प्रायर पीरियड से बिलोंग ना करे, यानी पोस्ट होना चाहिए, प्रायर पीरियड नहीं होना चाहिए। सैलरी में 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, ऑथराइज्ड होना चाहिए डीड में सैलरी। जब मैं सैलरी बोल रहा हूं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का मतलब है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, आप इसको कोई भी नाम दो, हम सैलरी भी बोल रहे हैं, बोनस भी बोल रहे हैं, कमीशन भी बोल रहे हैं। ओवरऑल इसे आप रेम्युनरेशन बोलो। हम अलग अलग लिमिट और अलग अलग कंडीशन नहीं बता रहे। ब्याज की अलग कंडीशन है, अलग लिमिट है। उसके अलावा सैलरी, बोनस, कमीशन की अलग कंडीशन है और अलग लिमिट है। तो सैलरी, बोनस, कमीशन में आपस में अलग अलग कोई लिमिट नहीं है, वो ओवरऑल लिमिट है। ठीक है, तो सैलरी जब मैं कह रहा हूं तो बोनस, कमीशन इंक्लूडेड है इसके अंदर। पहली शर्त है डीड में मेंशन होना चाहिए। दूसरी शर्त है डीड के बाद के पीरियड का सैलरी होना चाहिए। और तीसरी शर्त इसमें यह भी है कि वर्किंग पार्टनर को ही सैलरी अलाउड होगा। ये हम पढ़ रहे थे अभी कंडीशंस, इंटरेस्ट और सैलरी जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है उसको अलाउड किस कंडीशन में किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन। कंडीशन पूरी हो गई तो क्या जो भी ब्याज दिया जाएगा वो पूरा अलाउड हो जाएगा? क्या जो भी सैलरी दी जाएगी क्या वो पूरी अलाउड हो जाएगी? नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है? इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन है मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल ब्याज अलाउड होगा। मैक्सिमम 12%। मान लीजिए डीड में अगर 8% ऑथराइज्ड है तो 8 अलाउड होगा। डीड में अगर 15 ऑथराइज्ड है तो 12 अलाउड होगा। मैक्सिमम का यही मतलब हुआ, जो डीड में ऑथराइज्ड है, और 12 विच एवर इज लोअर आपको, विच एवर इज लेस आपको अलाउड होगा। याद रखिएगा, जितना पार्टनर फर्म को अलाउड है, एलएलपी को अलाउड है,
उतना ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे एज ए पीजीबीपी। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्लियर हो गया, बहुत इजी था। सैलरी कितना अलाउड है, देखिए इसी में चेंज आया है, इसी में अमेंडमेंट आया है, और एग्जाम में समझ लीजिए क्वेश्चन बनाकर देंगे ही देंगे, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत पुराना अवेटेड अमेंडमेंट था, बहुत पुराना डिमांडिंग अमेंडमेंट था कि इसको बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाया जाए, अब जाकर ये बढ़ाया। क्या होता है कि सैलरी कितना अलाउड होगा, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, उसके लिए कैलकुलेट की जाती है एलएलपी और फर्म की बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है, वो अभी हम सीख लेंगे। बुक प्रॉफिट पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर बुक प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, पहला 6 लाख और बैलेंस बुक प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, मुझे एग्जांपल से मतलब समझाना पड़ेगा। मान लीजिए बुक प्रॉफिट है 10 लाख, ये 10 लाख बुक प्रॉफिट है, तो पहला 6 लाख अलग कर दीजिए और 4 लाख अलग कर दीजिए। इस बुक प्रॉफिट के लिए हम बुक प्रॉफिट का 90%, अब बुक प्रॉफिट कितना है, 10 नहीं 6, हम 6 की बात कर रहे हैं, 6 का 90% और 3 लाख इसमें जो हायर अमाउंट है वो अलाउ करेंगे। तो जरा सोचिए 6 का 90% कितना होगा, 5,40,000, 3 लाख विच एवर इज हायर, कितना आएगा 540। मन में आ गया ना आपके डाउट कि सर ऑलवेज 540 ही तो हायर आएगा, क्योंकि 6 लाख का 90% तो ऑलवेज 3 लाख के ऊपर होगा, तो कंपेयर करके फायदा क्या है, अभी हम देखते हैं क्या फायदा है। बैलेंस जो 4 लाख का बुक प्रॉफिट बचा, भाई आपकी टोटल बुक प्रॉफिट 10 लाख है, आपने 6 अलग कर दिए, बचा 4, इस 4 में 60% ऑफ बुक प्रॉफिट आपको लेना है। 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, देयर इज नो कंपेरिजन। बुक प्रॉफिट मतलब 10 नहीं 4, क्योंकि हम 4 की बात कर रहे हैं, तो 60% 4 लाख का कितना होगा जी, 2,40,000। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आया 7,80,000। ये है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैलरी, मतलब बोनस कमीशन इंक्लूडेड, टू ऑल वर्किंग पार्टनर। अगर वो डीड में मेंशन हो तो वर्किंग पार्टनर को मैक्सिमम इतना ही हम दे सकते हैं, अगर इससे ज्यादा आप पे कर रहे हो तो एक्स्ट्रा विल बी डिसअलाउड। ऑल वर्किंग पार्टनर की लिमिट है, एक एक पार्टनर की लिमिट नहीं है, सब की लिमिट है। अच्छा, अब यहां पर यह सोचिए कि अगर मेरा बुक प्रॉफिट 8 लाख होता तो कैसे सॉल्व करते आप, 8 लाख होता तो 6 लाख अलग कर देते, बचता कितना 2 लाख। 6 लाख पे क्या रेट लगाते, 90% ऑफ 6 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर, कितना आता 540, और 2 लाख पे क्या लिमिट लगाते 60%, कितना आता 120। इसको जोड़ लेते कितना हो गया 660। 660 को क्या बोलते, 660 ये नहीं बोलते कि 660 अलाउड है, ये नहीं बोलना, 660 मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलाउड है। अब मान लीजिए एक्चुअल में 5 लाख पे किया जा रहा है सैलरी, सभी पार्टनर को मिलाकर 5 लाख सैलरी दिया जा रहा है, तो 5 ही अलाउड होगा, 660 थोड़ी ना अलाउड होगा। 660 एक मैक्सिमम लिमिट, ये भी ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि बार बार 6 लाख में तो 540 ही आ रहा है, लेकिन बताइए अगर बुक प्रॉफिट मान लेते हैं 4 लाख ही बुक प्रॉफिट है मेरा, तो अब इसमें से 6 लाख अलग करके और बैलेंस अलग थोड़ी कीजिएगा, अभी तो 4 लाख ही रह गया। आपको जो 2 टुकड़े करने थे उसमें पहला टुकड़ा 6 लाख का करना था, बट 6 लाख है ही नहीं, तो 4 ही लाख होगा, बैलेंस दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब इस 4 का आप निकालेंगे 90%, कितना आएगा 360, और 3 लाख विच एवर इज हायर। यहां आ गया आंसर 360, आंसर चेंज हो गया। अब आप समझ गए कि सर समझ गए, अगर मान लीजिए बुक प्रॉफिट मेरा 2 लाख हो तो फिर 2 लाख का हम कैसे करेंगे, 2 लाख का 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, तो इस बार सर 3 लाख ही हायर आएगा, क्योंकि 2 लाख का 90% आता है 180, और दूसरा बैलेंस कुछ बुक प्रॉफिट है नहीं, तो बस यही हो गई मैक्सिमम लिमिट, यही होगी मैक्सिमम लिमिट। तो ये पॉसिबल है कि बुक प्रॉफिट आपका 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कुछ भी बुक प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए सर 1 करोड़ बुक प्रॉफिट है, फिर क्या करेंगे, भाई 1 करोड़ बुक प्रॉफिट है तो 6 लाख रुपए अलग कीजिए। सर अभी भी 6 लाख अलग करना है, बिल्कुल नियम यही है, 6 लाख रुपए अलग कीजिए और 94 लाख अलग कर दीजिए। 6 लाख का वही खेल, 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, 5,40,000 आ जाएगा हायर, और 94 लाख जो बचा उसका 60% लीजिए। ये मैक्सिमम लिमिट है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि यही सैलरी अलाउड होगा, ये लिमिट है। और वो भी ये लिमिट किसके लिए है, एक पार्टनर की नहीं है, ओवरऑल पार्टनर, ओवरऑल वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर को तो वैसे ही अलाउड नहीं है।
गौर किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन गौर करने वाली चीज है कि जो ब्याज आप पे कर रहे हो वहां वर्किंग पार्टनर को पे करो तो भी अलाउड है, नॉन वर्किंग को करो तो भी अलाउड। वर्किंग वाला जो गेम है वो सिर्फ सैलरी के लिए। रीजन रीजन साफ है कि जब हम पैसा लगाते हैं तो चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो या एक्टिव पार्टनर हो, पैसे तो पैसे हैं, दोनों के इक्वल पैसे हैं। तो जो ब्याज जा रहा है वो तो दोनों को जाना चाहिए, चाहे वो सोते हुए लगाए या जगते हुए लगाए। लेकिन सैलरी मतलब एक्टिव, तो जो एक्टिव पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, सैलरी उन्हीं को अलाउड होगा, मतलब उन्हीं को देना अलाउड होगा। अगर नॉन वर्किंग को दे रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। हम कैलकुलेशन सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। एक और चीज यहां गौर करने वाली बात है कि अगर मान लीजिए बुक प्रॉफिट हमारा निगेटिव आ रहा है तब क्या करेंगे। मान लीजिए बुक प्रॉफिट आ रहा है -20 लाख, लॉस में आ रहा है, तो लॉ कहता है कि लॉस में भी हम 3 लाख तो अलाउड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लॉस का 90% निकालेंगे। -20 लाख का 90% -18 लाख आ गया। -18 लाख और 3 लाख whichever is higher, तो 3 लाख आ गया। तो इन केस ऑफ लॉस 3 लाख तो आपको सैलरी अलाउड होगा ही, मैक्सिमम। क्लियर है जी? मिनिमम नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम, क्योंकि ये जो लिमिट आ रही है ना वो मैक्सिमम लिमिट आ रही है। अब कंफ्यूजन है कि सर बुक प्रॉफिट कैसे निकाले, मैं इसको थोड़ी देर और टालना चाहूंगा। मैं कहता हूं मान लो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैंने तुमको सिखा दिया। सपोज करो कि बुक प्रॉफिट है 8 लाख, सपोज, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड में सैलरी ऑथराइज्ड की गई है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को 40,000, 30,000, 10,000, और तुम्हें जानकारी में ये जानकारी दे दी कि मिस्टर सी इज नॉन वर्किंग पार्टनर। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो तुमको 8 लाख में 8 लाख को बेस मानकर मैक्सिमम लिमिट निकालनी पड़ेगी। भाई 6 लाख अलग कर लो, 2 लाख अलग कर लो। 6 लाख के ऊपर 5,40,000 आ जाएगा, 2 लाख के ऊपर 1,20,000 आ जाएगा, तो 6,60,000 लिमिट आ गई। लिमिट कितनी हो गई? 6,60,000। अब तुम ये देखो कि वर्किंग पार्टनर को आप कितना एक्चुअल में पे कर रहे हो। एक्चुअल चेक करो, एक्चुअल वर्किंग पार्टनर को। तो एक्चुअल पे कर रहे हो 40 और 30, 70, 70 गुने में 12, 70 गुने में 12। अरे 12 महीने का तो 12 से गुना करोगे ना, 8,40,000। एक्चुअल में आप पे कर रहे हो 8,40,000। आपको अलाउड कितना होगा? 6,60,000। क्लियर है जी? क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं यहां पर दिखाता हूं थोड़ा सा चौड़े में। देखो, फर्म है, वो सैलरी पे कर रहा है 40,000 पर मंथ मिस्टर ए को, 30,000 पर मंथ मिस्टर बी को, 10,000 पर मंथ मिस्टर सी को। मिस्टर सी के बारे में पता है कि वो नॉन वर्किंग है, स्लीपिंग पार्टनर है। अब फर्म के लिए बुक प्रॉफिट जो आपने अभी नहीं सीखा वो दिया हुआ है कि बुक प्रॉफिट जो है वो 8 लाख है। ओके, ये सैलरी डीड में ऑथराइज्ड है तो कंडीशन हमारी पूरी हो गई। डीड में ऑथराइज्ड है, पोस्ट वाला तो ऑटोमेटिक पूरा मानो जब तक कि वो प्री डेट ना बताए। अब आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाला मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना अलाउड होगा। 40B जो आपने सीखा वो यही बताता है, तो उसमें आपने निकाल लिया 6,60,000 सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। अब आप ये देखो कि एक्चुअल आप वर्किंग पार्टनर को कितना पे कर रहे हो। मिस्टर ए, मिस्टर बी दो ही का देखोगे ना, तीनों का थोड़ी देखोगे। तो एक्चुअल आप 8,40 पे कर रहे हो और मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? 6,60। तो आपको अलाउड कितना होगा? 6,60। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपको 10,000 तो आपको डिसअलाउड ही हो गया, इसमें से भी कुछ डिसअलाउड हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो कि ए बी सी, गौर से देखना, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, इनको एक्चुअल में रिसीव्ड कितना हो रहा है? 480 पूरे साल में, 360 पूरे साल में और 120 पूरे साल में। लेकिन
इनके लिए तो हमने अलाउड ही नहीं किया, तो इनके लिए नॉट टैक्सेबल कर दीजिए। क्योंकि सी को जो पे किया गया वो अलाउड नहीं हुआ, दैट इसका मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब बताया था कि अलाउड नहीं है, तो क्या मतलब हुआ कि फर्म ही उस पर टैक्स पे कर रहा है। ठीक, तो फर्म टैक्स पे कर रहा है तो मिस्टर सी को तो दोबारा नहीं पे करना। इसमें भी सिर्फ 660 अलाउड है, तो सिर्फ 660 ही टैक्सेबल होना चाहिए। अब प्रश्न है कि पार्टनर हैं दो, दोनों अपना अपना आईटीआर फाइल करेंगे, उनको अपना अपना मालूम होना चाहिए कि हमको कितना इनकम दिखाना है। उसके लिए आपको रिसीविंग रेशियो निकालना है। दोनों को मिलाकर कितना रिसीव हो रहा है, 4 3 7 और 1 8, 8 40 मल्टीप्लाई 480, और मिस्टर बी को 8 40 टोटल हो गया, मल्टीप्लाई 3 7। तो आपको यह पता चल जाएगा कि मिस्टर ए अपनी इनकम कितनी दिखाएंगे। $377,143, और मिस्टर बी अपनी इनकम कितनी दिखाएंगे। एग्जाम में जनरली इतनी डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन मुझे इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ भेजना चाहता हूं। एग्जाम में बस यही पूछ लेते हैं कि फर्म को कितना मैक्सिमम सैलरी अलाउड है, आप बता दो। 6,60,000 मैक्सिमम अलाउड है, दैट्स इट। 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पार्टनर अपनी इनकम कितनी दिखाएगा, मिस्टर सी कुछ भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज उसके लिए तो फर्म को अलाउड ही नहीं हुआ। मिस्टर ए मिस्टर बी को मिलाकर मिला है 8,40,000, लेकिन फर्म को अलाउड हुआ है 660, तो मैक्सिमम मिलाकर ये दोनों को अपनी इनकम 660 दिखानी है। वो 660 किस रेशियो में दिखानी है, रिसीविंग रेशियो। रिसीविंग यानी इनको जितना रिसीव हुआ इनका रेशियो बनाना है, और इस रेशियो में प्रोपोर्शनेट 6,60,000 को एलोकेट कर देना है मिस्टर ए और मिस्टर बी को कितना अलाउड होगा। चलिए, तो हमने क्या इसमें अभी पेंडिंग रखा है, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन। बाकी सब उम्मीद करता हूं पहले समझ आ गया है, बाकी सब चीजें समझ आ गई हैं उम्मीद कर रहा हूं। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, बेसिकली नेट प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन सुन लीजिए, आपको नेट प्रॉफिट लेना है पी एंड एल अकाउंट से। पीजीबीपी के जितने एडजस्टमेंट हैं वो सारे करने हैं, और फर्म जो पार्टनर को सैलरी और ब्याज दे रहा है वो दोनों एक्चुअल में जो दे रहा है वो एक्चुअल वाला डिसअलाउड कर दे। यानी पीजीबीपी के सारे एडजस्टमेंट करने हैं, ब्याज और सैलरी जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो डिसअलाउड कर देना है। अब आपके पास जो फिगर आएगा उस फिगर का आप एक नाम रखोगे। वो क्या नाम रखोगे मैं बताता हूं। उसका नाम रखोगे पीजीबीपी, बिकॉज आपने पीजीबीपी के सारे प्रोविजन लगाए हैं, तो उसका नाम रखोगे पीजीबीपी बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। आप नाम रखोगे पीजीबीपी बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। कैसे आएगा ये, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, पीजीबीपी के ऑल एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट आपने सीखा वो सब लगा देना है, और इंटरेस्ट और सैलरी जो एक्चुअल में पे किया जा रहा है, फर्म पार्टनर को पे कर रहा है, जो पी एंड एल में डेबिटेड है वो एड बैक कर देना है। इसके बाद पहले आपको लेस करना है इंटरेस्ट 40B के अकॉर्डिंग। आपको मालूम है कितना एक्चुअल इंटरेस्ट, और 12% दोनों में जो लोअर अमाउंट है वो लेस कर देना है। बस जी, यही है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मतलब हुआ जी पीजीबीपी बिफोर सैलरी अलाउड। और अब सैलरी आपने निकाल लिया, कितना अलाउड होगा, जैसे इस क्वेश्चन में निकाल लिया 6,60,000, तो वो सैलरी आप यहां से लेस कर दोगे। सैलरी लेस करते ही अब आ जाएगा पीजीबीपी टैक्सेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी अमाउंट पे फर्म को टैक्स देना है, क्योंकि ये तो पीजीबीपी आया, हो सकता है कि कैपिटल गेन इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम हो, वो भी ऐड हो, डिडक्शंस वगैरह, टीजी का मान लीजिए क्लेम करना चाह रहा हो, या जीजीसी का क्लेम करना चाह रहा हो, तो 2-4 डिडक्शंस भी मिलते हैं फर्म को, वो लेस हो सकता है। फिर टीटीआई आएगा, फिर उसमें स्पेशल अलग, नॉर्मल अलग, तो फर्म की टैक्सेबिलिटी अलग मैटर हो गया।
यहां हमने पीजीबीपी तक वर्कआउट कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये हिस्सा आपको क्लियर है। डन। समझिएगा, अभी आप पढ़ रहे थे 40 स्मॉल बी, अभी आप 40 स्मॉल बी पढ़ रहे थे, जिसमें फर्म जो सैलरी पे करेगा पार्टनर को, वो कितना अलाउड होगा ये हमने पढ़ा। सैलरी मतलब बोनस कमीशन इंक्लूडेड। और हमने पढ़ा कि फर्म जो ब्याज पे करेगा पार्टनर को, वो कितना अलाउड होगा। अब इस वाले हिस्से में जो हमने पढ़ा, आपको याद है अभी तुरंत 2 मिनट पहले, पहली चीज कंडीशन क्या थी, 2 शर्तें थी, डीड में लिखा होना चाहिए और डीड के बाद के लिए ब्याज। लिमिट क्या थी ब्याज की, मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इसके संबंध में 2 एक्सप्लेनेशन डाले गए हैं ब्याज के संबंध में। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है, सफाई, क्लैरिटी, स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि मान लीजिए फर्म का पार्टनर अदर देन इंडिविजुअल है, फर्म का पार्टनर है, वो हो सकता है कंपनी हो, एक एचयूएफ हो, या एक खुद फर्म का पार्टनर हो, एओपी हो, मतलब फर्म का पार्टनर इंडिविजुअल नहीं है। तो जब वो इंडिविजुअल पार्टनर नहीं है तो फर्म के डे टू डे डिसीजन के लिए ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। नहीं समझे, आप, मैं और राम 3 लोग मिलकर एक फर्म बनाते हैं। ठीक है, हम तीनों मिलकर एक फर्म बनाते हैं। अब हमने सोचा कि एक दूसरे एबीसी फर्म में हम अपना कैपिटल लगा के पार्टनर बन जाए। तो एबीसी फर्म के हम पार्टनर हैं। पार्टनर कौन है, आप, मैं या राम, फर्म, हमारा फर्म। तो वहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए हम में से तो कोई जाएगा ना जो डिसीजन ले सके। जैसे मान लीजिए मैं एक एचयूएफ का मेंबर हूं, एचयूएफ का करता हूं, मेरा एचयूएफ, और एचयूएफ एक फर्म में पार्टनर है। एचयूएफ एक फर्म में पार्टनर है, तो एचयूएफ तो जाएगा नहीं डिसीजन लेने, एचयूएफ की कोई शक्ल कोई अकल, तो एचयूएफ की तरफ से कौन जाएगा, कर्ता या मैनेजर जो रिक्रूट किए जाएंगे, भाई आप देखो हमारे बिहाफ पर आप वहां पर पहुंचो, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ऐसे में ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो इंडिविजुअल है, वो यहीं पर मालिक है, लेकिन ये पूरा मालिक तो है नहीं। कहने का मतलब है इस एग्जाम्पल को देखें और बताएं कि फर्म का असली पार्टनर कौन है, एचयूएफ। आप चेक करिएगा तो आपको दिखेगा फर्म का असली पार्टनर एचयूएफ, एचयूएफ फर्म का असली पार्टनर है। ठीक है, लोन और कैपिटल उस एचयूएफ के पैसे से गए हैं, लेकिन एचयूएफ का कर्ता मिस्टर राम यहां पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में यहां पार्टनर शो हो रहा है। दुनियादारी के लिए डिसीजन कौन ले रहा है, राम, लेकिन पैसे राम के नहीं लगे हैं, राम की फैमिली के लगे हैं, और उसमें राम का अकेला पैसा नहीं है। तो रियल पार्टनर है एचयूएफ, राम एक रिप्रेजेंटेटिव है। कल को अगर राम अपनी पर्सनल अर्निंग से फर्म को कोई लोन देता है, कंफ्यूजन सुनिएगा कहां आ रहा है, कल को अगर राम अपनी पर्सनल अर्निंग से, पर्सनल पैसे से फर्म को लोन देता है, अपने पर्सनल, एचयूएफ का कोई लेना देना नहीं, तो फर्म जब राम को ब्याज देगा तो वो ब्याज हो सकता है कि राम को ब्याज दिया जा रहा है कि आप ये ब्याज अपने फैमिली को दे दीजिएगा, हम ये ब्याज कैपिटल पर दे रहे हैं, पॉसिबल है।
या ये भी पॉसिबल है कि फर्म जो राम को ब्याज दे रहा है वो उसके दिए गए लोन पर दे रहा है? तो ब्याज अगर एचयूएफ के कैपिटल पर दिया जा रहा है तो वो तो 12% की लिमिट तक अलाउड होगा, उसमें कोई अलग बात नहीं हो सकती। लेकिन राम का जो पर्सनल फंड लगा उसमें, अगर उस पर ब्याज मिल रहा है तो वो 40B में कवर्ड नहीं है और वो पूरा का पूरा अलाउड है, उसमें कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं। उसमें असल में 12% की लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुद्दा है मेन। तो मेन मुद्दा क्या है कि 12% की लिमिट लगाने की उसमें जरूरत नहीं। क्लियर हुआ जी? अच्छा, दूसरा एक्सप्लेनेशन में गौर कीजिए तो इस बार असली पार्टनर है मिस्टर गोपी जी। पार्टनर गोपी है। चांस की बात है, पार्टनर एक फर्म में पार्टनर है और एक तरफ वो एचयूएफ का कर्ता भी है। एचयूएफ का नाम है गोपाल एंड सन्स। यहां भी कंफ्यूजन क्या आ रहा है बताता हूं। इस बार असली पार्टनर कौन है? मिस्टर गोपाल। अब गोपाल ने अपने लोन दे रखे हैं, गोपाल ने अपना कैपिटल दे रखा है, तो फर्म जो गोपाल को ब्याज देगा वो तो 12% की लिमिट पे अलाउड होगा, उसके बियॉन्ड अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर कल को फर्म को और पैसे की जरूरत पड़ी और मिस्टर गोपाल ने अपने फैमिली से बात करके फैमिली से लोन दिलवा दिए, फैमिली पार्टनर नहीं है, फैमिली से लोन दिलवा दिए, तो इसका ब्याज भी तो गोपाल ही रिसीव करेगा फैमिली के ब्याज पे। तो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि गोपाल को जो ब्याज दिया जा रहा है गोपाल के पैसे पर, उस पर तो इस बार लिमिट लगेगी 12%, बिकॉज गोपाल ही इस बार रियल पार्टनर है। लेकिन गोपाल को जो ब्याज दिया जा रहा है गोपाल के फैमिली के फंड को यूज करने के लिए, वो तो 40B में कवर्ड नहीं है। गोपाल की फैमिली पार्टनर थोड़ी है, तो वहां कोई 12% की आपको लिमिट थोड़ी लगानी है, वो तो पूरा अलाउड होगा। ये दो एक्सप्लेनेशन इस वजह से डाले। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी। पूरा ही समझ आ गया, अच्छी बात है।